तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज का जो अपना क्लास है वो फर्स्ट प्रैक्टिस क्लास है। और इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है ना, आप क्लास के एंड तक देखना, उसके बाद में आप खुद कमेंट करके बताओगे क्वेश्चन का लेवल और जो एक्सप्लेनेशन का तरीका है वो आपको कैसा लगा। ठीक है, आप खुद कमेंट करके बताओगे कि हाँ कुछ डिफरेंट लगा। एंड जो भी क्वेश्चन मैंने चूज किए हैं वो बहुत अच्छे अच्छे लेवल के हैं। और ये क्वेश्चन ना, ये वाला प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए, हर एग्जाम के लिए, चाहे वो CDS हो, चाहे वो FCAT हो, चाहे वो SSC CGL हो, CHSL हो, MTS हो, CPO, जो भी एग्जाम है हर एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट तो प्रैक्टिस क्लास है। सो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। ऐसा पर्सन जो इलनेस से ठीक हो रहा हो, मतलब बीमारी से ठीक हो रहा हो। देखो आपको मीनिंग बताओ। इनवैलिड का मतलब होता है कि कोई चीज़ अस्वीकार कर देना। इनवैलिड मतलब बैन कर देना। जैसे पर्सन को किसी कहीं से इनवैलिड मतलब किसी पर्सन को बैन कर देना। तो कॉन्वोल्यूशन सेंटेंस का एग्जैक्ट मीनिंग होता है सीनेटर का मतलब होता है जो अपना USA ना, USA में सीनेट होती है, उसका जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं सीनेट। जो उसका मेंबर होता है उसको बोलते हैं सीनेटर। कार्टोग्राफर होता है जो मैप वगैरह बना रहा है। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो गया? कॉन्वलेसेंट मतलब ऐसा पर्सन जो कि बीमारी से ठीक हो रहा हो। ठीक है, अब सेकंड वर्ड इज ये है एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट का अपन को सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, सिनोनिम्स बताना है एम्बिवेलेंट का। तो एम्बी का मतलब होता है दो। जब भी एम्बी आए ना, आपको देखना है कि एम्बी का मतलब होता है दो। अब एम्बी का मतलब दो होता है, तो जैसे कि एम्बी डेक्स्ट्रस, आपको पता हो एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, एम्बीवर्ट। ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब दो, ऐसा पर्सन जो दोनों हाथों को अच्छे से यूज कर सकता हो। एम्बीवर्ट मतलब ऐसा पर्सन जो इंट्रोवर्ट भी हो एक्सट्रोवर्ट भी हो, दोनों टाइप का। एम्बीवेलेंट मतलब ऐसा कोई जो कि दो तरीके से अपन उसको समझ सकें, दो तरीके, दो अर्थ देता हो, दो मीनिंग देता हो। ठीक है, एम्बिवेलेंट। तो देखो, इरेसिटेबल का मतलब होता है कि कोई ऐसा इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होना कि उसको अस्वीकार ना किया जा सके। लेजिटिमेट का मतलब होता है कोई जेन्युइन चीज़। ठीक है, और अनप्रिडिक्टेबल का मतलब है जिसको अपन प्रिडिक्ट ना कर सकें। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो कर लीजिए, यहाँ पे अनइक्विवोकल नहीं, ये एंटोनिम्स हो जाएगा इसका। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएगा इसका इक्विवोकल, मतलब जिसको दो तरीके से अपन वोकल कर सकें। वोकल मतलब होता है बोलना, दो तरीके से बोल सकें, दो तरीके से प्रोनाउंसिएट कर सकें। अनइक्विवोकल मतलब दो तरीके से समझने वाला। ठीक है, तो ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है फाइंड आउट द एरर। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप थोड़ा पॉज कीजिए और आंसर टिक कीजिए अगर हो तो, वरना मैं समझाता हूँ। देखो, ये बोला है आप, ये तो इतना तो सबको पता ही होगा कि दिस का यूज हम पास वाली चीज़ के लिए करते हैं और दैट का यूज हम दूर वाली चीज़ के लिए करते हैं। तो यहाँ पे दिस किसके लिए आ रहा है? पास वाली चीज़ क्या है इसमें? दिस के लिए रिपोर्टर आ गया, और दैट किसके लिए आ गया? फिर एडिटर के लिए आ गया। बट ये इसका सेंटेंस को पढ़ के बताइए कि यू मे बी एन एडिटर और रिपोर्टर, दिस मेक यू सेट। क्या रिपोर्टर बैठ के काम करता है और एडिटर भाग के काम करता है? अगर इसका करेक्ट मीनिंग तो मैं बता, ठीक है, ये क्या एडिटर बैठ के काम कर बट इसका ये होना तो ये चाहिए था कि एडिटर बैठ के काम करता है और रिपोर्टर भाग के काम करता है। बट इसमें दिया क्या है कि रिपोर्टर तो बैठ के काम करता है और एडिटर भाग के काम करता है। इसका मतलब उल्टा दिया हुआ है। तो क्या हम यहाँ पे दैट लगा दें और यहाँ पे दिस लगा दें? दो पार्ट में एरर मार्क नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? इसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं ना, इसका सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। जिससे क्या होगा? यू मे बी रिपोर्टर और एन एडिटर। अभी इससे क्या होगा कि जो एडिटर के लिए ये आ जाए ना, दिस ना एडिटर के लिए आ जाएगा। तो एडिटर बैठ के काम करता है, सही बात है। और जो दैट है ना, वो रिपोर्टर के लिए आ जाएगा, रिपोर्टर को रेफर कर देगा। और रिपोर्टर क्या करता है? भाग के काम करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये दिया होता, यहाँ पे सेट कीजिएगा, यहाँ पे दिया होता कि दैट दिस मेक यू रन एंड दैट मेक यू सेट, तो एकदम सही सेंटेंस था। बट इसमें क्या हो गया कि यहाँ पे इस वाले पार्ट में ना सीक्वेंस को उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, या फिर यहाँ पे कुछ, बट दो पार्ट में अपन एरर मार्क नहीं कर सकते ना, तो इसलिए इस वाली सीक्वेंस को अपन अगर पलट दें तो अपना करेक्ट आंसर मिल जाएगा। दैट इज ए पार्ट में अपन को मिस्टेक पता चल गया। ठीक है, अब अपना सेकंड है हिज सबऑर्डिनेट एक्यूज्ड हिम ऑफ वेरियस ऑफेंसेस। इसमें क्या होता है? देखो, एक्टिव पैसिव का सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि अगर अपना जो भी सेंटेंस है ना, उसका एक आगे का, ठीक है, और बी की वर्ब होती है प्लस
V3 आ गया ना, तो वो सेंटेंस पास्ट फॉर्म में हो जाता है, पास्ट नॉट पैसिव फॉर्म में हो जाता है, नॉट पास्ट पैसिव फॉर्म में हो जाता है। जैसे बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है, इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीइंग, ठीक है, इनके साथ में, और बीन, एक और है बीन, इनके साथ में V3 आ गया ना, इनके साथ में V3 आ गया, ठीक है, तो सेंटेंस वो पैसिव में होता है, ठीक है। ये वाला लिख के रख लीजिए कि जो भी वर्ब बी की फॉर्म होती है, इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीइंग, इनके साथ में कभी भी V3 आएगा तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा, ठीक है। इस सेंटेंस को समझते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको पता होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को वॉज, वर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बीइंग के साथ में V3 के साथ में बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को अपन हैज बीन से बनाते हैं। ऐसे पास्ट इंडेफिनिट होता है उसको अपन पास्ट कंटिन्यूअस से बनाते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस इसमें देखते हैं कि कौन सा है, ठीक है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस समझते हैं, देख ये तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में छोड़ दिया, तो अपना ये आंसर रेस से बाहर। दूसरा है ही इट वॉज ए किड, भाई पर्सन है, लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग के लिए अपन ने इट कैसे लगा दिया, तो ये भी ऑप्शन रेस से आउट, ठीक है। थर्ड वाला क्या दे रहा है, हिज सबऑर्डिनेट एक्यूड हिम दैट ही हैड डन रॉन्ग, टर्न हेड कहाँ से आ गया भाई, हेड वाला इसमें कोई सेंस दे रहा है, नहीं दे रहा ना, ठीक है। वैसे भी इसमें क्या किया है, ये थर्ड वाला है ना, इसमें क्या किया था, जो सेंटेंस उसका तोड़ मरोड़ के ना, उसका मीनिंग तो वही रखा गया, बट उसका जो सेंस है वो चेंज कर दिया गया। बट अपन को ऐसा तो करना नहीं, अपन को तो पैसिव फॉर्म चाहिए ना, तो पैसिव फॉर्म के लिए क्या हो गया, देखो वॉज एक्यूज पास्ट में आ गया, ठीक है। इसका जो आगे वाला सेंटेंस है वही आया है, ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया अपना थर्ड है। नेक्स्ट है कि इसमें भी एरर मार्क करना है, ठीक है। जब तक आप पॉज कीजिए और एरर कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा एरर होगा। चलो सेंटेंस पढ़ते हैं। मोर देन द फूड प्रोडक्ट्स टारगेटेड एट बेबीज एंड टोडलर हैव हाई शुगर कंटेंट एंड आर एक्सेसिव स्वीट। तो बोल रहा है कि जो भी मोस्टली जो प्रोडक्ट वगैरह टारगेट किए गए, मतलब किसी कंपनी वगैरह पे छापा मारा गया, वहाँ पे टारगेट किए गए कि इन प्रोडक्ट का हमें टेस्टिंग करना है, तो जो भी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट थे जो बेबी जो टोडलर के थे उनमें ना हाई शुगर का मात्रा ज़्यादा था। देखो स्वीट मीन्स होता है, स्वीट एडजेक्टिव है और अपना एक्सेसिव भी एडजेक्टिव है, तो क्या दो एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव को रेफर करने के लिए, उसको स्पेसिफाई करने के लिए क्या दूसरा एडजेक्टिव आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो क्या आता है फिर वहाँ पे अपना आता है, वहाँ पे आता है एडवर्ब। तो एक्सेसिव को एडवर्ब कैसे बना सकते हैं अपन, एक्सेसिव को एडवर्ब बना सकते हैं एक्सेसिवली करके, ठीक है। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, एक्सेसिवली, IVE, ठीक है, एक्सेसिवली इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस कौन से पार्ट में मार्क हो गया, सी पार्ट में अपना एरर हो गया, ठीक है, नॉट डी पार्ट में एरर हो गया अपना, ठीक है, डी पार्ट में एरर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं पुल योरसेल्फ टुगेदर, ठीक है। इसको मैं समझाता हूँ आपको, यहीं पे याद करवा देता हूँ। जैसे कि दो दोस्त हैं, उन दोनों के एक प्रोजेक्ट मिला है और वो दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे हैं कि तू नहीं कर रहा है, तू सपोर्ट नहीं करता है, मैं अकेला करता हूँ, दोनों आपस में बहस कर रहे हैं। तो उनके बीच में मैनेजर आता है, बोलता है काम डाउन, पुल योरसेल्फ टुगेदर, मतलब शांत हो गए और दोनों एक दूसरे को खींचो, बहस मत करो, मतलब एक दूसरे को खींचो दोनों, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करो। पुल योरसेल्फ टुगेदर मतलब काम रहो। तो यहाँ पे देखो फाइट वॉलेंटली गलत, वर्क ओवर टाइम नहीं, हेल्प द नीडी नहीं, काम डाउन। पुल योरसेल्फ टुगेदर का मतलब शांत रहो, पुल योरसेल्फ शांत, ठीक है। और नेक्स्ट इज, ठीक है। अब इसमें नियरेस्ट मीनिंग सिनोनिम्स देना है। तो कैप्टियस का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो कि दूसरों में कमी ढूंढता है। कैप्टियस का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो दूसरों में कमी ढूंढता है। जोवियल बहुत ज़्यादा खुश होना, वरीड चिंतित होना, फैसिनेट किसी चीज़ के लिए फैशन होना, किसी चीज़ के, ठीक है। फॉल्ट फाइंडिंग मतलब ऐसा पर्सन जो दूसरों में कमी ढूंढता हो, तो फॉल्ट फाइंडिंग इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऐसा पर्सन जो दूसरों में कमी ढूंढता हो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ये वाला है अपन को डायरेक्ट स्पीच में दिया तो इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई सेंटेंस है, अगर ये अपना जो अपना मेन ये अपना रिपोर्टिंग वर्ब होता है और ये अपना रिपोर्टेड स्पीच होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। और जो अपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज, मतलब जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन होता है उसमें नो चेंज होता है। तो ठीक है, अब ऑन करते हैं, ठीक है। जैसे डू यू, यहाँ पर तो डू प्रेजेंट छोड़ दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट छोड़ दिया, तो ये वाला खत्म, ठीक है। पूजा आस्क रिद्धि सी वांटेड, सी
ठीक है। इफ़ सी वांटेड आस्क रिद्धि, ठीक है। इफ़ सी वांटेड, ठीक है, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। सेड टू रिद्धि, सेड को किस में चेंज करते हैं, सेड को आस्क में चेंज करते हैं अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। टोल्ड में चेंज करते हैं अगर नॉर्मल सेंटेंस है। तो सेड वाले तो वैसे ही हट गए, तो सेड इन दोनों को हटा देते हैं, ठीक है। तो फिर अपने पास ऑप्शन कौन सा बचा, ये वाला। तो अपन को कुछ नहीं करना, अपन को कुछ भी रूल नहीं लगाना, अपन को तो बस एलिमिनेट करना है आंसर अपने कदमों में। और सेकंड नेक्स्ट इज, ठीक है, जॉन मस्ट हैव टू स्टिक टू हिज डाइट इफ ही वांट टू लूज द वेट। जो जॉन को क्या करना पड़ेगा, अपनी डाइट पे अड़ा रहने पड़ेगा, ठीक है। हैव दी, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जॉन को ना अगर अपना वेट लूज करना है तो उसको ना डिटरमाइन होना पड़ेगा, जो उसकी डाइट है उस पर उसके लिए डिटरमाइन होना पड़ेगा कि हाँ मैं यही फॉलो करूँगा। ऐसा नहीं कि किसी दिन गए पिज्ज़ा खींचाए, किसी दिन गए बर्गर लपेटाए, ऐसा नहीं। मतलब जो भी उसकी डाइट है उसको डिटरमाइन रहना पड़ेगा कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए डिटरमाइन हूँ, ठीक है। चूज द नेक्स्ट है अपना मेयर्स नेस्ट। मेयर्स नेस्ट के ना दो मीनिंग होते हैं। पहला जो मीनिंग था इसका वो था कोई ऐसी चीज़ जो कि मतलब बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो, ऐसी चीज़ खोज लेना या फिर कोई ऐसी चीज़ ढूंढ पाना जिसको जो एग्जिस्ट ना करती हो। तो मेयर क्या होता है, जैसे मेयर होता है फीमेल हॉर्स होती है। तो फीमेल हॉर्स कभी अपना, आपने देखा हो एनिमल होते हैं मोस्टली, जो बर्ड होते हैं वो अपना नेस्ट बनाते हैं, बट जो घोड़ा वगैरह होता है तो अस्तबल में रहते हैं, तो ये अपना वो तो बनाते नहीं है, नेस्ट तो बनाते नहीं है। तो मेयर्स नेस्ट किसी ने ढूंढ लिया। बट जो इसका सेकंड मीनिंग जो ज़्यादा अपना यूज में आया 19वीं सेंचुरी में, वो इसका मीनिंग आया कि एक कन्फ्यूज स्टेट, मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो। लाइक कभी तुमने देखा है कभी किसी घोड़े को घोंसले में रहते हुए नहीं ना। तो मतलब कोई घोड़ा वगैरह है, मतलब कुछ कन्फ्यूजिंग सा मैसी सिचुएशन ऐसा। तो वहीं से मतलब इसका ऐसी ओरिजिन हुआ था। ओरिजिन इसका दो मीनिंग थे, बट ये ओरिजिन कन्फ्यूज स्टेट में इसका मीनिंग चेंज हो गया। आज हम मोस्टली यही वाला मीनिंग यूज करते हैं, वो खत्म हो चुका है, मतलब वो अब इतना एक्सटेंट में नहीं रहा। फैमिलियर सिचुएशन का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जो फैमिलियर हो, सब जानते हो। तो मेयर्स नेस्ट है तो भाई फैमिलियर है ही नहीं। न्यू सिचुएशन इसका बिल्कुल भी मीनिंग नहीं। रिफ्रेशिंग सिचुएशन, तो इसका कन्फ्यूजिंग सिचुएशन जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो, ठीक है। और नेक्स्ट इज, ठीक है, ये समझते हैं, ठीक है। अब आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, देन ठीक है, चलो ठीक है समझते हैं। सी हेल्ड इट टाइटली एज इट डांस्ड इन द वाइंड, सडनली अ बिग गेस्ट ऑफ वाइंड स्नैच इट अवे। वो बहुत जोर से इसको पकड़ी थी, जो तभी अचानक से एक हवा का झोंका आया और उसको दूर ले गया। सी फेल्ट अ मिक्स ऑफ सैडनेस एंड हैप्पीनेस एज सी सॉ इट गो। उसको ना दुख भी हो रहा था, खुशी भी हो रही थी उसको जाते हुए, जब वो उसको जाते हुए देख रही थी। इट मेड हर रियलाइज दैट समटाइम्स इट ओके टू लेट गो ऑफ द थिंग्स। उसने उस टाइम पे ये रियलाइज़ किया कि हाँ कभी कभी ना लाइफ में किसी चीज़ को जाने देना अच्छा रहता है, बिकॉज इट कैन लीड टू ए न्यू एंड अमेजिंग एक्सपीरियंसेस। इससे क्या होता है कि ज़िंदगी में हमें कुछ नए नए एक्सपीरियंसेस भी मिलते हैं। लिली फेल्ट सैड एंड स्टार्टेड क्राइंग। लिली ना दुखी हुई और वो रोने लगी। बट देन सी वॉच्ड एज द बलून फ्लू हायर एंड हायर। बट जब उसने देखा कि बलून ना ऊंचा से ऊंचा उड़ता जा रहा है, कैरिड बाय द वाइंड एंड क्लाउड, जो कि हवाओं से ऊंचा बादलों में ले जा रहा है। लिली वॉज रियली हैप्पी प्लेइंग विथ हर रेड बलून। तो लिली बहुत ज़्यादा खुश थी अपनी रेड बलून से खेलते हुए। तो देखो अब आप बताओ इसमें सेंटेंस को स्टार्ट कहाँ से करें, ठीक है। आप बताओ सेंटेंस को स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। मैं सेंटेंस को कहाँ से स्टार्ट करता, देखो सी है ना, सी यहाँ पे भी सी। तो आपको ये तो बेसिक पता ही होगा कि कभी भी जो प्रोनाउन का यूज करते हैं ना, वो नाउन के लिए रेफर करने के लिए करते हैं। नाउन का जो रिपीटेशन होता है उसको रोकने के लिए करते हैं। अगर यहाँ पे कोई नाउन ना दिया होता तो अपन फिर सोचते इनको यूज करने का, बट यहाँ पे दिया है कि लिली। ये बात सी का यूज किसके लिए किया गया है, ये तो डेफिनेट है कि लिली के लिए यूज किया गया है। तो सी को पहले कैसे ला सकते हैं अपन, तो ये वाले ऑप्शन से स्टार्ट, इन दोनों ऑप्शन से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो भी ऑप्शन हो उन ऑप्शन को रिमूव कर दीजिए। जैसे पी से ये वाला स्टार्ट हो रहा है तो अपन ये वाला ऑप्शन अपना खत्म हो गया, क्योंकि सी से सेंटेंस का स्टार्ट कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, देखो लिली फेल्ट सैड एंड स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है। अपन आर से, ठीक है, लिली किस बात पर हो रही होगी, इसमें कुछ किस बात पर, डायरेक्ट अपन ऐसा तो नहीं बोल सकते लिली फेल्ट सैड एंड स्टार्टेड क्राइंग, रोने लगी। बट देन सी वॉच्ड एज द बलून फ्लू हायर एंड हायर,
भाई कौन सा बलून, इसमें कुछ अपन को क्लियर नहीं हो रहा, तो ये वाला भी अपन सेंटेंस और भी हिंट निकाल देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना एस से, परफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा कि लिली, एस से स्टार्ट होगा अपना। लिली वॉज रियली हैप्पी प्लेइंग विथ हर रेड बलून। लिली के हाथ में बलून था और वो खेलते हुए बहुत ज़्यादा खुश थी उससे। इसके बाद में देखो 2 सेंटेंस से अपना ए और सी है। अब इसके बाद में आप बताना पी रखना चाहिए या फिर आर रखना चाहिए। भाई ये बताओ, ये पी के बाद में जो, एस के बाद में जो आर रख रहा है ना, आर से ये बताओ कि लिली जब खुश है तो तुरंत रोने क्यों लगेगी? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिसके कारण वो रो रही होगी। ऐसा तो नहीं है कि लिली वॉज वेरी हैप्पी प्लेइंग विथ हर रेड बलून और सी फेल्ट सैड एंड स्टार्टेड क्राइंग, कि वो तुरंत रोने लगी। तो पता है ये तो आने से रहा, तो फिर कौन सा आ सकता है अपना सेंटेंस? पी आ सकता है। पी को रख के देखते हैं। लिली वॉज रियली वेरी हैप्पी प्लेइंग विथ हर रेड बलून। लिली अपने रेड बलून से खेलते हुए बहुत ज़्यादा खुश थी। सी हेल्ड इट टाइटली। देखो बलून के लिए इट आ जाए, बलून के लिए उसको वो जोर से पकड़ी हुई थी, इन जो कि हवा में डांस कर रहा था। सडनली अब जोर से हवा का झोंका आया, उसको ले गया। उसको क्या हुआ इसके बाद में कि लिली का रोने लगी। अब देखो सीक्वेंस बनना है ना उसके करेक्ट। लिली ना रोने लगी, बट जब वो उसको ऊंचा से ऊंचा जाते हुए देखा तो वो थोड़ा, उसके बाद में उसे दुख भी होने लगा और थोड़ा खुश भी होने लगी। पहले तो रो रही थी बट अभी खुश होने लगी। हाँ चलो जाने दो, कभी कभी ना लाइफ में कुछ चीज़ों को जाना ही अच्छा होता है जिससे हमें नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। तो ये हो जाएगा क्यू पे एंड। ठीक है, तो ये वाला अपना करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप एकदम क्लियर हुआ होगा कैसे आया, क्यों अरेंज किया, कैसे अरेंज किया। ठीक है, जैसे ये वाला सेंटेंस है ना, इस पर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि इसमें दिया ना, समटाइम्स इट ओके टू लेट गो ऑफ द थिंग्स। कभी कभी ना हमारी लाइफ में भी ऐसे काफ़ी चीज़ें आती है, काफ़ी फेजेज आते हैं जहाँ पे ना हमारा डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है कि हमें इन चीज़ों को पकड़े रखना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो वहाँ पे ना कभी कभी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। जब कोई चीज़ हमारे बस की नहीं है तो कभी कभी ना चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। कभी कभी ना हर्ट होने से अच्छा है, कभी कभी थोड़ा एक टाइम हर्ट हो लें फिर उसको कुछ टाइम बाद रिकवर हो जाए। डेली हर्ट होने से अच्छा है कि कुछ दिन हर्ट हो लें फिर बाद में रिकवर हो जाएंगे। तो कभी कभी ना कोई सिचुएशन ऐसी आए आपको कि छोड़ूं पकड़ूं, अगर आपको लग रहा है कि वो डेली आपको हर्ट कर रही है तो आपको छोड़ देना चाहिए उस चीज़ को। ठीक है, और अपना नेक्स्ट चलते हैं। भाई उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा क्लास में। ठीक है, और देखो नेक्स्ट है कि इसको भी अपन को अरेंज करना है। ठीक है, तो देखो द एंड गार्जियन टू स्टार्ट सेविंग फॉर द चिल्ड्रंस रिटायरमेंट अर्ली। ठीक है, ये बोल रहा है कि एंड, ठीक है, गार्जियन कि अब इसे सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा था। स्कीम रेगुलेटेड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द पेरेंट्स। जो स्कीम है, जो कि स्कीम है, कौन सी स्कीम है अभी अपन को कुछ नहीं पता। जो स्कीम है जो कि रेगुलेटरी फंड द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, वो एक अपॉर्चुनिटी देती है पेरेंट्स को, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडिया इवॉल्विंग पेंशन स्कीम। इसने क्या किया है, कोई कुछ स्कीम वगैरह है, उसने क्या किया है कि एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, मतलब मील का पत्थर रखा हुआ है, मतलब बहुत अच्छा कुछ अचीव किया है पेंशन के क्षेत्र में। अबाउट 9,700 माइनर्स subscriber have been enrolled under the NPS Vatsal on the day of launch of the scheme earlier this week। इस वीक में जो PM NPS वात्सल स्कीम लॉन्च की गई थी ना, उसमें 9,700 सब्सक्राइबर ने उसको क्या किया है, एनरोल किया है। और इससे क्या हुआ है कि ये ठीक है, अब अपन समझते हैं। देखो इसमें देखो यहाँ पे पेरेंट्स आ रहा है, एंड यहाँ पे गार्जियंस है। आपको नहीं लगता कि ये दोनों सेंटेंस आपस में कनेक्ट होनी चाहिए, ये दोनों पेयर बनना चाहिए? क्यू और पी का पेयर किस किस को समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्यू और पी का पेयर किस किस को समझ में आ रहा है? क्यू और पी का पेयर किस किस को समझ में आ रहा है? क्योंकि पेरेंट्स के बाद में मार्किंग नहीं आएगा, पेरेंट्स के बाद में अबाउट 9,000 नहीं आएगा। तो क्यू और पी का पेयर जहाँ पे नहीं आ रहा हो वहाँ पे अपन उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब अपन समझते हैं कि सेंटेंस का स्टार्ट कहाँ से करें अच्छे से। ठीक है, और देखो आर वाला मार्किंग से कोई भी सेंटेंस का स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि मार्क के लिए कोई मतलब ऐसा कोई हिंट भी नहीं है। ठीक है, तो आर वाला भी गया। अब अपन ये बताओ क्यू से स्टार्ट कर लें या एस से स्टार्ट कर लें? ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँगा इसको एस से। एस क्या होगा, अबाउट 90,000 माइनर सब्सक्राइबर हैव बीन इनरोल्ड अंडर द NPS वात्सल ऑन द डे ऑफ। इस स्कीम के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहाँ दी जा रही है? क्यू वाले पार्ट में। क्यू के बाद में क्या आएगा? पी आएगा, तो SQP और बाद में आर आ जाएगा
ये वाला फेयर जहाँ पे बनेगा वो करेक्ट सीक्वेंस हो गया। ठीक है, आया समझ? क्यों आया? क्योंकि एंड से स्टार्ट नहीं कर सकते तो पी वाला ऑप्शन खत्म हो गया, मार्किंग से स्टार्ट नहीं कर सकते तो आर वाला। अब 2 ऑप्शन बचे अपने पास में। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन, इस वाली स्कीम के बारे में ज़्यादा डिटेल में कहाँ दी जा रही है, उसको अपन नेक्स्ट वाले में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला फेयर ऐसे बनता हुआ चला जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इम्पिकेबल। देखो इम्पिकेबल, ठीक है, जैसे कोर्ट वगैरह में कोई बंदा है, वो बोल रहा है तुम दोषी हो, तो बोला आई एम नॉट पिकेबल। आई एम नॉट पिकेबल, पिक मीन्स कोई चीज़ चूज कर, मतलब कोई चीज़ उठा लेना, ऐसे करना। आई एम नॉट पिकेबल, मैं उठाने लायक नहीं हूँ, मतलब कि मैं त्रुटिहीन नहीं हूँ, मेरी गलती नहीं है, मैं जो तुम मुझे उठा के लाए हो। तो आई एम पिकेबल मीन्स आई एम इम्पिकेबल। पिकेबल मीन्स फॉल्टी। इसका क्या वो बोल रहा है, नियरेस्ट अंडरलाइन फ्लैशी बोरिंग। यार थोड़ा सा इसमें फॉल्टी, इसमें ये होगा फॉल्टलेस होगा यार, सॉरी, थोड़ा सा एर वो कर लेना, फॉल्टलेस। इम्पेकेबल मीन्स फॉल्टलेस। यहाँ पे ना नियरेस्ट मीनिंग होगा, एंटोनिम्स होगा, इसमें एंटोनिम्स कर लो या फिर वो कर लो। ठीक है, फ्लैशी नहीं होगा, बोरिंग नहीं होगा, टीडियस नहीं होगा। टीडियस मीन्स थकाने वाला, बोरिंग मीन्स थकाने वाला, फ्लैशी मीन्स जो बहुत ज़्यादा चमक वगैरह हो, इस टाइप से। फॉल्टलेस मीन्स जिसकी गलती ना हो, इम्पेकेबल मीन्स जिसकी गलती ना हो। फॉल्ट होगा तो यहाँ पे नियरेस्ट मीन्स का, फॉल्ट का इसका अपोजिट है। ठीक है, इम्पेकेबल फॉल्ट का अपोजिट है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी इसके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है अपना, ड्यूरिंग द पेंडेमिक द इंडिजेंट पीपल हैड टू सफर अ लॉट। इंडिजेंट पीपल, अब ये बोल रहा है कि इसका इंडिजेंट का जो नियरेस्ट मीनिंग है वो क्या है। तो देखो मैंने इस मीनिंग को कैसे याद किया था, इंडिया के जो जेंट होते हैं ना, इसमें इंडी है, ठीक है, और 2 वर्ड हैं इसमें जेंट। ठीक है, तो मैंने इसको याद किया था कि जो इंडिया के जेंट होते हैं ना, बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। कभी भी उनकी वाइफ या गर्लफ्रेंड वगैरह कभी भी बोल दे कि शॉपिंग करवा दो, तो बोलते हैं लो चेक कर लो, पैसे ही नहीं है। तो इंडिया के जेंट होते हैं ना, वो बहुत गरीब होते हैं, गरीब टाइप के। ऐसा नहीं है, मतलब वो याद करने के लिए थोड़ा सा नेमोनिक्स सुनाया था, ऐसा कुछ भी नहीं है रियलिटी में, बट याद कर सकते हैं इसको ऐसे जैसे मैंने किया। तो इंडिजेंट मतलब जो गरीब लोग हैं, तो इंडिजेंट मतलब वेरी पुअर पीपल। ठीक है, अपुलेंट में समृद्ध होता है, सॉल्वेंट मतलब जो मिश्रण वगैरह होता है, प्रॉस्परस में बहुत ज़्यादा धनी वगैरह होता है। तो इंडिजेंट मतलब वेरी पुअर पीपल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज, ठीक है, फिर से आ गया कि इसको अपन अरेंज कीजिए। ठीक है, ठीक है, देखो हाउ एवर लाइक जस्ट द डार्क क्लाउड्स। हाउ एवर से सेंटेंस की स्टार्ट नहीं होगा, जहाँ से ए से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं है। हाउ एवर बी से भी कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। अ कॉमन साइट, यहाँ से कॉमन साइट विच एवरीवन मस्ट हैव विटनेस्ड इज दैट ऑफ द डार्क क्लाउड कवरिंग द स्काई एंड द सन नॉट बीइंग विजिबल। कभी कभी क्या होता है कि स्काई में, आसमान में, कभी कभी ना आसमान में क्या होता है कि बादल के पीछे सन छुप जाता है, जिससे कि ना लाइट वगैरह हमको नहीं दिखाई देती है। बट कुछ टाइम बाद क्या होता है, द क्लाउड वुड डिसअपियर और मूव अवे। कुछ देर बाद क्या होता है, क्लाउड वगैरह दूर चले जाते हैं और सनलाइट वुड अगेन ब्राइटन अप द स्काई। वापस से सनलाइट क्या करता है, इसके स्काई को वापस से चमकाने लगता है। दे आर करेक्टराइज्ड बाय ट्रबल्स, पेन, माइजरी, डिजास्टर, कैलामिटीज एंड ट्रेजेडीज। वो सेम इसी तरीके से होता है जैसे हमारी लाइफ में होता है ना, कभी दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट वगैरह जो भी चीज़ आती है ना, वो भी सेम ऐसे ही होता है। द ट्रबल इन आवर लाइफ आर वेरी मच लाइक दोज डार्क क्लाउड। जो ट्रबल है ना हमारी लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है कि जो डार्क क्लाउड है ना उनके जैसे सिमिलर हैं। However, just like the dark cloud, one must understand that these problems are only temporary and a better time would soon come. तो लोगों को क्या ना समझना चाहिए कि जो डार्क क्लाउड की तरह ना जो हमारी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो टेम्पररी होती हैं, वो कुछ देर बाद निकल जाती हैं, कुछ टाइम बाद निकल जाती हैं और अच्छा समय वापस आता है। हाउएवर सच एन अकरेंस इज ओनली टेम्पररी। ऐसा अकरेंस टेम्पररी होता है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं हम। देखो ए सी से स्टार्ट नहीं होगा। देखो दोज डार्क क्लाउड आया है, दोज डार्क क्लाउड आया, तो डार्क क्लाउड के बाद पहले हुई होगी, तो मतलब इसका कि एफ से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, तो एफ से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। अब डी से देखते हैं। आफ्टर सम टाइम द क्लाउड विल डिसअपियर। भाई इसके बारे में पहले आफ्टर सम टाइम, पहले भी तो कुछ बताया होगा ना, आफ्टर सम टाइम तो तब आएगा ना। आफ्टर सम टाइम से कैसे सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। और मूव अवे द सनलाइट वुड अगेन आ रहा, मतलब ये भी हिंट है कि अगेन मतलब फिर से, तो मतलब इसकी पहले कहीं बात हुई होगी, तो डी से भी सेंटेंस खत्म हो गया। अब इसे समझते हैं। दे आर करेक्टराइज्ड। भाई दे किसके बात कर रहे हो, दे क्वेश्चन कुछ तो उसके लिए तो हिंट होगा, जो दे किसी के लिए आया था, इससे भी सेंटेंस की स्टार्ट नहीं हो सकता। तो अपन कहाँ से कर सकते हैं, केवल सी वाले पार्ट से अपन सेंटेंस की स्टार्ट करते हैं कि कॉमन साइट विच एवरीवन मस्ट हैव विटनेस्ड, के ऐसे डार्क क्लाउड छुप जाता है। उसके बाद में क्या होता है
कि हाउएवर दिस इज सच एन अकरेंस इज टेम्पररी, ये अकरेंस केवल टेम्पररी होती है, कुछ टाइम बाद वो क्या होता है आप उसके बाद में डी, ठीक है, ये हो गया ना सी बी, एक मिनट, सी फिर बी आ गया कि ऐसा अकरेंस केवल टेम्पररी होती है, फिर कुछ टाइम बाद डी आ गया, कुछ टाइम बाद ना ये बादल छट जाते हैं वापस से। ऐसे ये हमारी लाइफ में ये था ट्रबल्स इन अवर लाइफ, ये भी हमारी लाइफ में ट्रबल भी सेम इसी प्रकार होते हैं। उसके बाद में बोल रहा है कि ये हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे कनेक्ट होते हैं कि हम ऐसे ऐसे ठीक है। उसके बाद में ए कि हम इनको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये हमारी लाइफ में परमानेंट नहीं होते, थोड़े टाइम के लिए होती हैं। आई होप समझ आया हुआ कि ये सेंटेंस कैसे अरेंज हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, ठीक है। ड्रिंकिंग अमाउंट ऑफ लिकर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो लेस अमाउंट, क्या लेस अमाउंट हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है? बिल्कुल अच्छा है, जितना कम दारू पियोगे उतना हमारे लिए अच्छा है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। बोला टेम्परेट मीन्स तो टेम्परेचर वगैरह से रिलेटेड हो, तो इसमें टेम्परेचर की बात हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही, तो ये भी ऑप्शन गलत, ठीक है। आप ऐसे एलिमिनेट भी करोगे ना तो आपको ये है कि मोस्ट प्रोबेबली आपको आंसर मिल ही जाएगा, आपको बस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। मॉडरेट, मॉडरेट मीन्स उग्र टाइप का, क्या वो उग्र टाइप का नहीं भाई। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है बहुत अत्यधिक मात्रा में, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में कोई चीज़ करते हैं ना, उसको बोलते हैं इनऑर्डिनेट, तो इसका मतलब हो गया इनऑर्डिनेट, ठीक है। अब बोला एरर, एरर है तो ठीक है। इंस्ट्रक्शन क्लियरली स्टेट दैट ईच आइटम इज हैविंग 2 ऑप्शंस, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली मेंशन था कि हर आइटम में 2 ऑप्शन है। अब उसके बाद मोनो एरर, ठीक है। इसमें यार थोड़ा सेंटेंस बी तक ही है, इसमें बी पार्ट है, ठीक है। सी भी नहीं है यार, थोड़ा सुनना छोटा पड़ गया सॉरी, ठीक है। अपन चलो इनमें से मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ईच आइटम इज हैविंग 2 ऑप्शन, तो कुछ देखो स्टेटिव वर्ब आपने पढ़ा होगा, स्टेटिव वर्ब नहीं पढ़ा तो जर आगे पढ़ोगे। स्टेटिव वर्ब होती हैं जैसे स्मेल, हियर, कॉज, हैपन, मतलब ये वर्ब, ठीक है। टेस्ट, हैज, ऑन, ये वर्ब क्या होता है कि इन वर्ब का ना कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बनता जब ये एज अ एक्शन वर्ब का, क्योंकि ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये स्टेटिव वर्ब होती है। एक्शन वर्ब का पैसिव फॉर्म बनता है ओनली स्टेटिव वर्ब का पैसिव कंटिन्यूस फॉर्म इसलिए नहीं बनता है, स्टेटिव वर्ब का कंटिन्यूस फॉर्म इसलिए नहीं बनता क्योंकि ये वर्ब ना टाइम कंज्यूम नहीं करती हैं। जो वर्ब टाइम कंज्यूम कौन सा वर्ब करती हैं? जो कि एक्शन वर्ब होती हैं, जिनमें कोई एक्शन होता है, बट इन वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता, तो इनका कभी भी वो पॉसिबल, इनका ना कंटिन्यूस पॉसिबल नहीं है। तो इज हैविंग का, अगर इज हैविंग यहाँ पे रॉन्ग है, इज हैविंग का कभी भी ये ना हैविंग, हैव, ऑन, पजेस वगैरह, इनका जब मतलब होता है कोई चीज़ रखना, कोई पास होना, तो इनका मतलब क्योंकि टाइम कंज्यूम नहीं करना, मेरे पास कोई चीज़ रखी है तो वो क्या मेरा कोई टाइम कंज्यूम कर रही है? बिल्कुल भी नहीं कर रही। बट यहाँ पे ये होता कि मैं यहाँ पे खाना, हैव का जब मतलब जब होता है खाना पीना हो तब टाइम कंज्यूम हो रहा है ना, वो तब वो एक्शन वर्ब हो गई, तब पॉसिबल है। बट यहाँ पे क्या है, केवल इसका मतलब काम कर रहा है कि हैविंग होना, पास में होना, तो इसका स्टेटिव यहाँ पे स्टेटिव वर्ब का काम कर रही है, तो इसका कंटिन्यूस पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये है नेक्स्ट, सर्कमस्टेंसेस फोर्स्ड हिम टू रिजाइन हिज पोस्ट। देखो फिर से प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूस में जाके बनेगा, ठीक है। मेक भाई बिल्कुल गलत, वाज फोर्स टू रिजाइन जॉब, हिज फोर्स, हिज कहाँ से आ गया, गलत, हिज फोर्स। भाई एलिमिनेट भी कर दोगे ना कि तुम्हें बस इतना बेसिक सेंस होगा ना कि इसका आगे वाला सेंटेंस कौन सा होगा, तो भी तुम आराम से एलिमिनेट करके आंसर को टिक कर सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, ठीक है, इसको कौन सा करेक्ट सेंटेंस करेक्ट कर सकता है? द स्टूडेंट अपोलोजाइज्ड द टीचर फॉर द डिले इन सबमिटिंग द असाइनमेंट, ठीक है। तो ये अपोलोजाइज्ड वर्ब है ना, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। अपोलोजाइज वर्ब है ना, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो इसको सब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब को आपको पता होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब में ना जो सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बनता है ना, वो प्रीपोजिशन के बाद में बनाते हैं, प्रीपोजिशन लगा के बनता है इनके डायरेक्ट। जैसे कुछ वर्ब होती है ट्रांजिटिव, जैसे कि आई गेव हिम मनी, गेव हिम, एक मिनट, गेव हिम मनी, ठीक है, ये करेक्ट सेंटेंस है। ये क्या ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके बाद में विदाउट प्रीपोजिशन अपन
विदाउट प्रीपोजिशन अपन ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, बट ये क्या है, अपोलोजाइज वर्ब है ना, तो ये ना इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, तो इसको ना इसके साथ में इंट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट लगाने के लिए अगर ऑब्जेक्ट लगाना है तो अपन को प्रीपोजिशन बीच में लगाना पड़ेगा। तो अपोलोजाइज के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन होता है, उसको बोलता है अपोलोजाइज टू। ठीक है, तो अपोलोजाइज ये तो न, क्योंकि इंट्रांजिटिव है तो ये तो नो सब्स्टिट्यूशन तो खत्म ही हो गया। इज अपोलोजाइजिंग, नहीं यार, इज अपोलोजाइजिंग नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अपोलोजाइज टू द टीचर, ये सही हो गया ना, क्योंकि इसमें टू लगा के ना इसको टू लगा के ना इसको ऑब्जेक्ट बनाया गया है। ठीक है, हैज अपोलोजाइज, ये तो सेंटेंस का मतलब ही चेंज कर दिया। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अपोलोजाइज टू द टीचर, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब का सब्जेक्ट लगाने के लिए, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अपन को प्रीपोजिशन लगा के उसका अपन बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंसेज। ठीक है, अब ये वी माइट एज वेल वॉच द फिल्म ऑन टीवी एज देयर इज नथिंग मच टू डू। ठीक है, थोड़ा इसको टिक कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा इसका। वी माइट एज वेल वॉच अ फिल्म ऑन द टीवी एज देयर इज नथिंग मच टू डू। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, एज माइट एज वेल और मे एज वेल। माइट एज वेल और मे एज वेल, ये दोनों फ्रेज होती है ना, इनको ना कोई सजेशन वगैरह देने के लिए यूज करते हैं। और इनका यूज कैसे करते हैं, किस सेंस में यूज करते हैं कि माइट एज वेल मतलब कि इससे अच्छा अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास में। माइट एज वेल मतलब इससे अच्छा अल्टरनेटिव नहीं है, मे एज वेल मतलब इससे अच्छा अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, तो देखो माइट एज वेल, ठीक है, मे सच एज सच, बिल्कुल भी मतलब इससे कोई अर्थ निकल रहा है, ये भी मतलब इससे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। मे एज वेल एज, यहाँ पे अपन को सिमिली वगैरह का कोई काम ही नहीं है। सिमिली वगैरह ये कब लगाती हैं, जैसे राहुल एज वेल एज रोहित। आई प्ले क्रिकेट एज वेल एज हॉकी, आई प्ले हॉकी एज वेल एज क्रिकेट। पता है, जब दो सिमिली लगाना हो ना तब एज वेल एज लगाते हैं, बट अपने आप तो यहाँ पे सिमिली लगाना नहीं है, यहाँ पे तो सजेशन देना है कि हाँ हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है, तो इससे अच्छा है कि टीवी देख लें, इससे कोई बेटर विकल्प नहीं है। तो मे एज वेल और माइट एज वेल में का ये फ्रेज दोनों होते हैं जिनका मतलब होता है सजेशन देना कि इनसे अच्छा हमारे पास में अल्टरनेटिव नहीं है, तो हम टीवी देख मतलब कोई भी काम कर लेते हैं। तो ठीक है, माइट वेल ये भी बिल्कुल अर्थ का अनर्थ कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, नो एरर। ठीक है, आप आई थिंक आप सभी ने मे एज वेल लगाया होगा, क्योंकि आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे इज आ गई, बट ऐसा नहीं है। ये इन फ्रेज का यूज ना प्रेजेंट फास्ट का यही भी कर सकते हैं जब ये सजेशन के सेंस में हो। ठीक है, और नेक्स्ट है अपना ये अपना क्लोज टेस्ट। ठीक है, क्लोज टेस्ट देखो आप सभी को पता है सीडीएस में आता है, एपकेट में आता है, हर जगह आता है, तो ये बहुत ठीक है, बहुत अच्छे से आपको करना है। ठीक है, जैसे कि अ ग्लोबल सर्वे बाय अल्जाइमर डिसीज इंटरनेशनल, ठीक ADI revealed that a shocking 80% of the general public still incorrectly believes dementia is a normal part of aging। जो एक रिपोर्ट की गई है अल्जाइमर डिसीज इंटरनेशनल द्वारा ADI, अब मैं इसमें इतना बड़ा नहीं पढ़ूंगा, मैं ADI पढ़ूंगा। ADI के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है वो सजेस्ट करती है, उसने जो भी रिवील किया है वो बताता है कि 80% पीपल अभी भी बिलीव करते हैं कि जो डेमेंटिया है, डेमेंटिया क्या होता है, डेमेंशिया क्या होता है, सॉरी डेमेंशिया क्या होता है कि जो हमारी बुढ़ापे में जो जैसी होता है ना, बोलते हैं कि मति भ्रम हो जाती है, बुढ़ापा में हम कुछ भूलने लगते हैं, कहीं कोई चीज़ रख के कहीं भूल गए और चीज़ों को भूलने लगते हैं, तो वही उसको बोलते हैं डेमेंशिया। डेमेंशिया मतलब जो बुढ़ापे के साथ में प्रॉब्लम एज, ठीक है, एज के साथ में जो हमारी भूलने की बीमारी बढ़ती है उसको बोलते हैं वो डेमेंशिया। तो एक ग्लोबल सर्वे ADI ने जो रिपोर्ट पब्लिश की है उसके अकॉर्डिंग जो 80% लोग हैं वो मानते हैं कि जो डेमेंशिया है वो केवल एजिंग की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, देखो आप सभी को पता होगा कि जो कॉमन, ठीक है, यहाँ पे रिपोर्ट ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए अपन को आर्टिकल लगाना पड़ेगा। आर्टिकल लगाना पड़ेगा तो न्यू और लेटेस्ट तो इस बेसिस पर हट गया, क्योंकि इनके पहले आर्टिकल नहीं आ रहा। न्यू लेटेस्ट आर्टिकल तो लगाना पड़ेगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये गलत। लेटेस्ट क्योंकि इनके बाद में, इनके पहले अगर आर्टिकल होता द लेटेस्ट के बाद में लेटेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले तो द लगेगा, तो द लेटेस्ट खत्म। न्यू के पहले अ न्यू होता तो अच्छा ऑप्शन था, बट ये आर्टिकल बेस पे हट गए। ठीक है, अब सर्वे है, सर्वे के पहले एन तो लग नहीं सकता, तो फिर अपना ऑप्शन कौन सा बच गया, ए। आई होप क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, रिवील्ड दैट ADI रिवील्ड दैट अ शॉकिंग 80% ऑफ द पीपल स्टिल इनकरेक्टली बिलीव दैट डेमेंशिया इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग। ठीक है, अब क्या करता है, रिपोर्ट सिंगुलर है, ठीक है, अल्जाइमर डिसीज, ठीक है, ये
ठीक है। एज रिवील्ड, देखो मैंने क्या बताया था अभी, एज, आर, एम, वॉज, वर, बीइंग, बी, बीइंग, इनके साथ में अगर थर्ड फॉर्म आता है तो वो पैसिव का सेंस देता है। इसमें पैसिव का सेंस दे रहा है कि इसको रिलीज, मतलब एडीआई को रिलीज किया, मतलब एडीआई को रिबिल्ड किया गया है, कि एडीआई ने रिवील किया है। आप खुद सोच के देखो, ये पैसिव का सेंस इसमें है क्या कि एडीआई को रिवील किया गया है, एडीआई ने रिवील किया है, तो ये वाला ऑप्शन खत्म, ये वाला ऑप्शन आउट कर दें अपन, ठीक है। अब सेंटेंस एडीआई सिंगल है तो ये वाला ऑप्शन वैसे खत्म हो गया, ठीक है। अब हेड का सेंस, हेड का अपन कब यूज करते हैं, जब दो सेंटेंस का कंपैरिजन करना हो तब अपन हेड का यूज करते हैं, बट यहाँ पे तो कोई दो पास्ट की दो इवेंट का अपन को कंपैरिजन करना नहीं है, तो हेड भी खत्म। तो अपना क्या बच गया, हैज रिवील्ड दैट शॉकिंग 80% ऑफ द जनरल पब्लिक स्टिल इनकरेक्टली बिलीव द डेमेंशिया इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग। अब देख थर्ड वाला सोचते हैं, देन अ मेडिकल कंडीशन, ये बोल रहा है कि कुछ लोग 80% लोग ये सोचते हैं कि जो डेमेंशिया है वो नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग है, मेडिकल कंडीशन की बजाय, हमें की बजाय मीनिंग देना है। तो ठीक है, बेटर देन, बेटर, अच्छा वाला सेंस तो बिल्कुल है ही नहीं इसमें, हमको चाहिए की बजाय। लोग ये बिलीव करते हैं कि जो डेमेंशिया है वो एजिंग की वजह से होता है, मेडिकल कंडीशन की बजाय, ठीक है। तो ठीक है, अदर देन तो दूसरा होता तो मतलब होता, ठीक है, ये भी आउट हो गया। मोर देन, इससे ज़्यादा ऐसा भी नहीं है। रादर देन, इसका करेक्ट मीनिंग है रादर देन का मतलब होता है की बजाय, रादर देन का मतलब होता है की बजाय, ठीक है, ठीक है। डेमेंशिया इन अम्ब्रेला टर्म फॉर सेवरल डिसीजेज affecting memory, other cognitive ability and behavior that is interfere significantly with the person's ability to maintain their activity of daily living। ये बोला है कि डेमेंशिया ना एक अम्ब्रेला टर्म होती है जिसके अंदर ना काफ़ी सारी बीमारियाँ आ जाती हैं, जैसे लोगों की भूलने की बीमारी, कोई भी चीज़, मतलब काफ़ी सारी बीमारियाँ आ जाती हैं, उसको बोलता है वो डेमेंशिया, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। द वर्ल्ड अल्जाइमर रिपोर्ट, ठीक है, ये सेंटेंस का इसने स्टेट किया है, ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, मतलब इसने स्टेट किया है, इसको बताया है, तो इसमें सेंटेंस का सब्जेक्ट ये हो गया और ये हो गया, तो इसके बारे में जो भी आएगा, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, दिख रहा है सिंगुलर है, तो जो भी आएगा उसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ठीक है। ग्लोबल चेंजेज इन द एटीट्यूड टू डेमेंशिया 2024 बाय एडीआई कमीशन द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस वॉच। देखो ये सेंटेंस है ना, यहाँ से इसकी वर्ब यहाँ पे आई है, ठीक है। वॉच रिलीज ऑन फ्राइडे, एडीआई ने जो रिपोर्ट की है जिसने बताया है कि जो लोगों का एटीट्यूड है डेमेंशिया के लिए, वो जो एटीट्यूड टू द डेमेंशिया जो कि एडीआई कमीशन की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा की गई थी, ठीक है। इज बीन कंडक्टिंग, इज बीन के बाद कंडक्टिंग कैसे आ सकता है, इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीइंग, मैंने अभी बताया था सेंटेंस में पहले ही। इनके बाद में पैसिव वाला सेंस देना हो, वैसे भी तो बीइंग के बाद में कभी भी सेंटेंस की बेसिक मतलब आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आती, ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। मैंने बताया था कि ये सेंटेंस ना, देखो दिख रहा है सब्जेक्ट इसका सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो हैव वाला ऑप्शन खत्म, ठीक है। अब ये बताओ, कंडक्टिंग कभी अकेला आ सकता है क्या, कंडक्टिंग विदाउट बी वर्ब के साथ, विदाउट मतलब इजारम बॉज वर्ब के बना सकता है कभी, ये भी खत्म। तो जो ग्लोबल चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ डेमेंशिया कंडक्टेड, यहाँ पे अपन को पैसिव का सेंस देना है, यहाँ पे अपन को पास्ट पार्टिसिपल लगा के ना उसको बताना है, उस पैसिव वाला सेंस देना है विदाउट वर्ब के। ये पास्ट पार्टिसिपल क्या करता है कि पैसिव वाला सेंस देता है, कंडक्टेड, जो एडीआई कमीशन द्वारा जो लंदन इकोनॉमिक्स ऑफ एंड पॉलिटिकल साइंस द्वारा कंडक्ट की गई थी, उसने बताया है कि वर्ल्ड अल्जाइमर डे पे 21 तारीख पे जो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी इसने 40,000 लोग 116 कंट्री से चूज किए थे, जिसमें इंडिया भी शामिल था। सर्वे रिवील्ड द स्टिग्मा अराउंड द कंडीशन, तो इस सर्वे ने बताया है कि जो लोगों में हिचकिचाहट है इस बीमारी को वो करने की, मतलब कंडीशन वर्सनिंग इवन फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तो क्या हो रहा है कि जो हिचकिचाहट है लोगों में वो और ज़्यादा इसको बढ़ा रही है, ठीक है। बिटवीन 2 के लिए आता, हेल्थ केयर प्रोफेशनल तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा कुछ है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल द्वारा ये बढ़ाया जा रहा है, वर्सनिंग की जा रही है, ऐसा कुछ सेंस है, पैसे वाला सेंस तो इसमें है नहीं, ठीक है। लोगों के ऊपर बढ़ाई जा रही है, नहीं, अमंग द हेल्थ केयर पर्सनल्स, ठीक है। ये सेट होता है अपना, आज की क्लास ख़त्म होती है, आज का होता है लेक्चर ख़त्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और क्लास कैसी लगी ये भी बताना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपके जो भी फ्रेंड्स
एसएससी और जो भी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे मुझे और भी कॉन्फिडेंस मिले, जैसे मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाऊँ। हम ऐसे ही हम डेली क्लास करेंगे। इतने ही अच्छे से मैं आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर करवाते हुए चलूँगा कि ये वर्ब आया तो ये चीज़ आई तो आई क्यों, क्या चीज़ आया, मतलब हर चीज़ आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ हमें